इंडिया न्यूज आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की। नमस्कार, मैं हूं राशिद। शुरुआत करेंगे गोपीनाथ मुंडे से जुड़ी खबरों से। दिल्ली में सड़क हादसे का शिकार हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गोपीनाथ मुंडे आज पंचतत्व में विलीन हो गए। महाराष्ट्र के बीड के उनके पैतृक गांव परली में उनकी बड़ी बेटी पंकजा मुंडे ने उन्हें मुखाग्नि दी। पंकजा ने जब अपने पिता गोपीनाथ मुंडे को मुखाग्नि दी तो परली गांव में मौजूद हर किसी की आंखें नम हो गई। पूरे राजकीय सम्मान के साथ मुंडे के अंतिम संस्कार में बीजेपी समेत कई पार्टियों के बड़े नेता शामिल हुए। जैसे ही दोपहर में परली गांव में गोपीनाथ मुंडे का पार्थिव शरीर लाया गया, उनकी पत्नी दहाड़े मारकर रोने लगी। ताबूत से ही वो लिपट गईं। उनका रो रो का बुरा हाल था। उनका ये हाल देखकर हर कोई गमगीन हो गया। न सिर्फ मुंडे की पत्नी बल्कि उनकी तीनों बेटियों का भी यही हाल था। परली गांव में जब मुंडे का पार्थिव शरीर लाया गया तो उनकी बेटियां खुद को रोक नहीं पाई और उनकी आंखें दबदबा गई। मुंडे के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे रिश्तेदार भी खुद को रोक नहीं पाए और फूट फूट कर रोने लगे। मुंडे के परिजनों और करीबियों का ऐसा ही हाल था। हर आंख में आंसू और हर जबान पर बस मुंडे का नाम था। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर भी मुंडे के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। उन्होंने नम आंखों से गोपीनाथ मुंडे को अंतिम विदाई दी। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे भी गोपीनाथ मुंडे के अंतिम संस्कार के मौके पर परली पहुंचे। उन्होंने मुंडे को आखिरी विदाई दी। गोपीनाथ मुंडे के अंतिम संस्कार में उनके समर्थकों की भारी भीड़ जुटी थी। मुंडे को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे लोगों की भीड़ एकाएक बेकाबू हो गई थी, जिससे अफरा तफरी भी मच गई। भीड़ को बेकाबू देखकर मुंडे की बड़ी बेटी पंकजा को आगे आना पड़ा। उन्होंने माइक पकड़कर लोगों से शांत रहने की अपील की, लेकिन भीड़ इतनी थी कि संभाले नहीं संभल रही थी। इससे पहले बेकाबू भीड़ को शांत करने के लिए पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ी। लोग पुलिस वालों से ही भड़ गए। काफी देर पुलिस और लोगों के बीच में धक्का मुक्की चलती रही। अंतिम संस्कार के मौके पर बीजेपी के महाराष्ट्र प्रभारी राजीव प्रताप रूडी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। दोनों सुबह से ही मुंडे के परिजनों के साथ ही रहे। इससे पहले महाराष्ट्र के लातूर एयरपोर्ट से केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव बीड के परली पहुंचा था। लातूर से एक हेलीकॉप्टर उनका पार्थिव शरीर लेकर परली के लिए रवाना हुआ था। मुंबई से जब गोपीनाथ मुंडे का पार्थिव शरीर लातूर लाया गया तो उनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बीजेपी नेताओं समेत कई लोगों ने उन्हें यहां श्रद्धांजलि दी। लातूर में जब मुंडे का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था तब उनकी पत्नी और बेटी फूट फूट कर रोई। लातूर एयरपोर्ट पर भी दोनों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। बीजेपी नेताओं ने उनकी पत्नी और बेटी का ढांढस बंधाया। शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था तब उनकी पत्नी और बेटी फूट फूट कर रोई। लातूर एयरपोर्ट पर भी दोनों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। बीजेपी नेताओं ने उनकी पत्नी और बेटी का ढांढस बंधाया। कल सड़क हादसे में केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे की हुई मौत पर आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी होनी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये खुलासा होगा कि मौत की असली वजह क्या है। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोपीनाथ मुंडे को गहरी चोट की बात कही गई है। कमर और नाक की हड्डी टूटने की खबर है, साथ ही लीवर के भी डैमेज होने की बात है। उधर पुलिस ने हादसे का शिकार हुए गोपीनाथ मुंडे के केस में साजिश से इनकार नहीं किया और मामले की जांच में आईबी और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जुटी हुई है। पुलिस ने अदालत में कल साजिश की आशंका भी जताई थी और कहा था कि इस एंगल से भी जांच हो रही है। सड़क हादसे का शिकार हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गोपीनाथ मुंडे को श्रद्धांजलि देने के बाद लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई। आज से ही 16वीं लोकसभा का सत्र शुरू हुआ था और कल से आगे की कार्यवाही चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज संसद में पहला दिन था। लोकसभा पहुंचने से पहले उन्होंने कहा कि जनता की सभी आशाएं अपेक्षाएं पूरी होंगी। जनरल पर्पसेस कमेटी, मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि लोकतंत्र के इस मंदिर में भारत के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए भरपूर प्रयास किया जाएगा। मेरी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं।
लोकसभा में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को हाथ जोड़कर नमस्कार किया। सोनिया ने मोदी को बधाई दी। मोदी खुद सोनिया के पास पहुंचे थे। दोनों ने मुस्कुराकर एक दूसरे का अभिवादन किया। लोकसभा में प्रवेश करते ही मोदी ने हाथ जोड़कर बीजेपी सांसदों के साथ साथ पूरे विपक्ष का अभिवादन किया। वो विपक्ष की बेंच की तरफ गए और लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलकर उन्हें बधाई भी दी। मुंडे को श्रद्धांजलि के बाद आज लोकसभा स्थगित होने के चलते अब 5 और 6 जून को नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। सांसदों को शपथ प्रोटेम स्पीकर कमलनाथ दिलाएंगे। आज लोकसभा का सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद और पूर्व मंत्री कमलनाथ को प्रोटेम स्पीकर की शपथ राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दिलाई। राष्ट्रपति भवन में हुए इस शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। बीजेपी की वरिष्ठ सांसद सुमित्रा महाजन का स्पीकर बनना तय है। सूत्रों से खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुमित्रा को फोन भी किया। वो जल्द ही स्पीकर के लिए नामांकन करेंगी। स्पीकर पद का चुनाव 6 जून को होगा। लोकसभा के पहले दिन आज सांसदों को आइडेंटिटी कार्ड देखने के बाद ही उन्हें एंट्री दी गई। खासतौर पर नए सांसदों से सिक्योरिटी गार्ड से उनका पहचान पत्र दिखाने को कहा था। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 9 जून को संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। 10 और 11 जून को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होगी और फिर धन्यवाद प्रस्ताव के बाद संसद की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी जाएगी। आज संसद सत्र की कार्यवाही स्थगित होने के बाद संसद में ही कैबिनेट की बैठक भी हुई। पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर चर्चा हुई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री गुलाम नबी आजाद राज्यसभा में विपक्ष के नेता होंगे। लोकसभा चुनाव हार चुके आजाद को कांग्रेस ने राज्यसभा में संसदीय दल का नेता चुना है। दिल्ली के धौलाकुआं इलाके में संघ प्रमुख मोहन भागवत की गाड़ी को एक तेज रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मार दी है। बताया जा रहा है कि हादसे में मोहन भागवत को हल्की चोट भी आई है। हादसा दोपहर करीब 12:06 पर हुआ। धौलाकुआं इलाके में प्रेस रोड पर यह हादसा हुआ। मोहन भागवत गोरखपुर जाने के लिए रोड की तरफ जा रहे थे। एकाएक उनके काफिले से एक कार भिड़ गई। जिस कार ने संघ प्रमुख के काफिले में टक्कर मारी वो हरियाणा के नंबर वाली एक टाटा सूमो थी। पुलिस ने सूमो के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। फिलहाल उन्हें जेल में ही रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की गेस्ट हाउस में शिफ्ट करने की अपील खारिज कर दी। निवेशकों के 20,000 करोड़ रुपए लौटाने के मामले में सुब्रत रॉय 4 मार्च से तिहाड़ जेल में बंद है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने धीरे धीरे रकम लौटाने के लिए कई प्रस्ताव रखे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके प्रस्ताव खारिज कर दिए। मुंबई के कैंपाकोला कंपाउंड के 120 परिवार बेघर हो गए हैं। फ्लैट से ज्यादातर परिवारों का सामान निकालकर बाहर रख दिया गया है। कई लोग फ्लैट छोड़कर जाने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बीएमसी को कैंपाकोला परिसर में बने 96 अवैध फ्लैट तोड़ने का आदेश दिया है। ये फ्लैट बीएमसी की इजाजत के बगैर बनाए गए थे और इन्हें अवैध करार दिया जा चुका था। मोदी सरकार में काम की स्पीड को बढ़ाने को लेकर साप्ताहिक छुट्टियां कम करने और काम के घंटे बढ़ाने के संकेत मिले हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को इस बाबत कैबिनेट नोट तैयार करने के लिए कहा गया है, जिसे संसद सत्र के बाद मंजूरी मिल सकती है। आधिकारिक आदेश जारी नहीं होने के बावजूद सभी सचिवों से शनिवार को भी दफ्तर आने को कहा गया है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को अगले साल से सरकारी कर्मियों के अप्रेजल को परफॉर्मेंस बेस्ड बनाने के लिए रूपरेखा तैयार करने को भी कहा गया है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और योगेंद्र यादव को मानहानि के एक मामले में दिल्ली के कड़कड़डुमा कोर्ट ने राहत दी है। तीनों को 10-10 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी गई। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता सुरेंद्र शर्मा ने केजरीवाल एंड कंपनी के खिलाफ मानहानि और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया था, जिस पर अदालत ने फिलहाल केजरीवाल को राहत दी है। मामले की अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी। महाराष्ट्र के चर्चित नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड में सीबीआई ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पिछले साल 20 अगस्त को पुणे में अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाने वाले दाभोलकर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दाभोलकर मर्डर केस की सीबीआई जांच कराने का आदेश बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले ही महीने दिया था। इसके बाद इस हाई प्रोफाइल केस की जांच में सीबीआई जुटी और फिलहाल अज्ञात लोगों के खिलाफ केस किया गया है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को 3 हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत दी। चौटाला को उनके छोटे भाई के श्राद्ध कर्म में शामिल होने के लिए जमानत दी गई है। चौटाला के छोटे भाई प्रताप सिंह चौटाला का 1 जून को निधन हो गया था। शिक्षक भर्ती घोटाला में सीबीआई कोर्ट ने करीब 1.5 साल पहले ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय चौटाला को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। जम्मू कश्मीर सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। उमर अब्दुल्ला सरकार ने रिटायरमेंट की उम्र अब 58 से बढ़ाकर 60 साल कर दी है। बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा को जेल भेजे जाने के विरोध में झारखंड के रामगढ़ में बीजेपी ने मोर्चा खोला और कल नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। इससे काफी देर तक गाड़ियों का जाम लगा रहा। दरअसल सरकारी अफसर से बदसलूकी के केस में बीजेपी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा को मंगलवार को जेल भेज दिया गया था। झारखंड के हजारीबाग कोर्ट ने यशवंत और बीजेपी के 50 कार्यकर्ताओं को भी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। बिजली विभाग के जीएम ने आरोप लगाया था कि यशवंत सिन्हा के कहने पर बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने उन्हें रस्सी से बांधा था। अदालत में कल जब यशवंत को पेश किया गया तो उन्होंने जमानत लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्हें जेल भेजा गया। पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने मोदी सरकार के गंगा की सफाई के लक्ष्य को मुश्किल चुनौती कहा है। वाराणसी पहुंचे निश्चलानंद सरस्वती ने कहा कि अधिकारियों और नेताओं के स्वार्थी रवैये के चलते गंगा की बदतर हालत हुई है। यूपी में रेप, गैंगरेप, मर्डर की एक के बाद एक कई वारदातें सामने आ रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव खबरें दिखाने पर मीडिया को ही कोसने लगे हैं। जब घटना होती तो उसका प्रचार बहुत होता है और ये घटनाएं केवल उत्तर प्रदेश में नहीं हो रही हैं। अब देश के मैं आंकड़े देने लगूंगा तब भी आप मेरे पे सवाल करोगे। उत्तर प्रदेश जानबूझ करके दिखाई दे रहा है और ये चालू लोग हैं, ये चालू लोगों को ज्यादा दिखाई दे रहा है। कल उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बीएल जोशी ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। सूत्र बताते हैं कि बदायूं गैंगरेप मर्डर के साथ साथ यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर करीब 20 मिनट तक दोनों में चर्चा हुई। बदायूं में 2 चचेरी बहनों के साथ गैंगरेप के बाद हुई हत्या के मामले में अमेरिकी गृह विभाग ने गंभीर चिंता जताई है। अमेरिकी गृह विभाग के प्रवक्ता मैरी हर्फ ने कहा कि ऐसी घटनाएं बेहद डरावनी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दीपक सिंघल को प्रमुख सचिव गृह बनाया है। सरकार ने अनिल गुप्ता को प्रमुख सचिव गृह पद से पिछले दिनों हटा दिया था, जिसके बाद दीपक सिंघल को यह अहम जिम्मेदारी दी गई है। बदायूं गैंगरेप पीड़ितों के परिवार से मिलने बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल कल पहुंचा था। कल्याण सिंह की अगुवाई में आई बीजेपी की टीम ने पीड़ित परिवारों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि भी दी है। बदायूं गैंगरेप पीड़ितों के परिवार से मिलने गई बीजेपी की टीम में कल्याण सिंह के अलावा बीजेपी महिला मोर्चा के अध्यक्ष सरोज पांडे, सांसद उदित राज, रामेश्वर चौरसिया समेत कई नेता थे। उन्नाव में दबंगों ने एक लड़की की गैंगरेप के बाद दरिंदगी से उसकी हत्या कर दी। आरोपियों ने लड़की की पहचान छिपाने के लिए उसे आग के हवाले कर दिया। वारदात से इलाके में दहशत का माहौल है। दिल्ली के नजदीक ग्रेटर नोएडा में 13 साल की नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है। इलाके के ही 3 लड़कों ने नाबालिग को बाइक पर अगवा कर उसके साथ रेप किया। 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों में से 2 आरोपी नाबालिग हैं। इस घटना से लड़की के परिजन सकते में हैं। ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा इलाके में दबंगों ने घर में घुसकर एक महिला से गैंगरेप किया। बदमाशों ने महिला के देवर और ससुर को बंधक बना लिया और उनके सामने ही गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि दबंगों का महिला के परिवार से आपसी रंजिश चल रही थी। इसी मामले में महिला का पति पुलिस हिरासत में था। बदमाशों ने मौका देकर बदले के लिए इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। कानपुर में एक 3 साल की बच्ची के साथ रेप की वारदात के बाद पुलिस पर मामला रफा दफा करने का आरोप लगा है। घटना के बाद पुलिस बच्ची को मेडिकल के लिए ले जाने की बजाय थाने ले गई और उसे रेप की कोशिश का मामला बताती रही। यूपी के देवरिया में 6 साल की मासूम के साथ रेप की वारदात ने पूरे सूबे में हड़कंप मचा दिया। ये मासूम भी शौच के लिए रेलवे लाइन के किनारे गई थी। वहां लड़की के चचेरे भाई ने उससे दरिंदगी की। लड़की की हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं जौनपुर में दलित लड़की की गला काटकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने शक जताया है कि पहले उसका रेप हुआ था। लड़की की हत्या उसकी शादी के 1 दिन पहले होने से घरवाले सदमे में हैं।
यूपी के मुजफ्फरनगर में एक महिला को जलाने का आरोप उसके ससुराल वालों पर लगा है। आरोप है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर महिला को जलाकर मारने की कोशिश की गई। मामले पर पुलिस ने चुप्पी साध रखी है। वहीं संभल में बदमाशों ने ट्यूबवेल पर सो रहे किसान की धारदार हथियार से हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपियों पर केस दर्ज कर उन्हें हिरासत में ले लिया। इलाके में तनाव का माहौल है। समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी में डीएम आवास के सामने सिरकटी लाश मिलने से अफरा तफरी मच गई। पुलिस खेत में मिली लाश की पहचान में जुट गई है। पीलीभीत में 2 दिन पहले एक लड़की और एक लड़के की मौत पर ऑनर किलिंग का शक जताया जा रहा है। घर वालों ने लड़की की मौत बाघ के हमले और लड़के ने खुदकुशी करना बताया। पुलिस घर वालों से पूछताछ कर रही है। आगरा में एक नाले में 35 साल के एक शख्स का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने बताया कि पहचान छिपाने के लिए शव को तेजाब से जलाया गया था। कानपुर देहात में एक लड़के ने पुलिस के रवैये से तंग आकर नहर में कूदकर खुदकुशी कर ली। लड़का थाने में शिकायत लेकर कई बार गया, लेकिन पुलिस ने उसकी शिकायत नहीं सुनी। पुलिस नदी से शव निकालने के लिए भी काफी देर बाद राजी हुई। यूपी के मऊ में एक सपा नेता पर गांव के एक किसान की फसल लूटने का आरोप लगा है। पीड़ित का आरोप है कि उसने एसपी को वोट नहीं दिया था, इसीलिए उसने उसके खेत में आकर फायरिंग भी की। यूपी के गोंडा में भी एसपी नेता ने दबंगई में पूरे गांव की बिजली कटवा दी। नेता खुद को मुख्यमंत्री का करीबी बताता है। पूरा गांव अंधेरे में है, लेकिन सिर्फ उसके घर पर बिजली आ रही है। यूपी के बलरामपुर से नेपाल गए तीर्थ यात्रियों की बस खाई में गिरने से 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मारे गए लोगों के घर पर मातम पसरा हुआ है। आगरा के एतमादौला रामबाग इलाके में एक फैक्ट्री आग की लपटों से घिर गई। इसके बाद आग ने पास की दूसरी फैक्ट्री को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग लगते ही पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। दरअसल पहले गत्ते की फैक्ट्री में आग लगी, बाद में जिसने जूते की फैक्ट्री को भी अपनी चपेट में ले लिया। खबर मिलते ही दमकल की आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। दिल्ली के नवी करीम इलाके में कपड़े की एक फैक्ट्री में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। फैक्ट्री में आग लगने से चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल गया। आग से लाखों के नुकसान की खबर है। यूपी के बुलंदशहर में लोगों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया, तोड़फोड़ मचाई। खुर्जा इलाके में बिजली विभाग के एक स्टाफ की करंट लगने से मौत हो गई थी और उसका गुस्सा लोगों ने अस्पताल पर उतारा। अस्पताल में हंगामा और तोड़फोड़ मचाने वालों पर काबू करने के लिए पुलिस को लाठियां भाजनी पड़ी। लाठीचार्ज के बाद अफरा तफरी भी मच गई। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में 8 साल की नाबालिग बच्ची के साथ गांव के एक लड़के ने रेप किया। बच्ची अपनी बड़ी बहन के साथ काम करने जा रही थी। उसी समय गांव के एक दबंग ने बच्ची को अगवा कर रेप किया। राजस्थान के हनुमानगढ़ में एक सिरफिरे ने अपनी पत्नी और 2 बच्चों की ईंटों से कुचलकर हत्या कर दिया। आरोपी शख्स ने पुलिस को बताया कि उसके खुद के खराब चरित्र की वजह से उसने वारदात को अंजाम दिया। दिल्ली में यमुना किनारे 2 लड़कों की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। दोनों के शरीर पर चोट के कई निशान हैं। नेहरू विहार में रहने वाले दीपक और सौरभ रविवार की शाम घर से निकले थे, उसके बाद घर वापस नहीं लौटे। दोनों लड़कों की लाश को पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद घरवालों को सौंप दिया। घरवालों को आशंका है कि किसी करीबी ने ही उनकी हत्या की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
यूपी के हाथरस में एक युवक की लाश पेड़ पर लटकी हुई मिली है। बताया जा रहा है कि दो गुटों में हुई लड़ाई के बाद युवक की हत्या कर दी गई। राजस्थान के श्रीगंगानगर में सीसीटीवी में एक शराबी की तस्वीर कैद हुई है, जो चाकू से शराब दुकानदार पर हमला कर देता है। चाकू लिए हमलावर काउंटर पर चढ़ जाता है। इसके बाद वो दुकानदार पर चाकू दे मारता है। बेखौफ शराबी श्रीगंगानगर के शिव चौक पर बनी दुकान में घुसता है और शराब मांगता है। दुकानदार से किसी बात पर इसकी बहस होती है। इसके बाद दुकानदार को समझ पाता, उससे पहले ही हमलावर ने उस पर चाकू से वार कर दिया। यूपी के कानपुर में एक जेवर दुकानदार को पिस्तौल दिखाकर बाइक सवार बदमाशों ने सोने चांदी लूट लिए। लूटे गए जेवर की कीमत करीब 8 लाख बताई जा रही है। दिल्ली के कल्याणपुरी में कॉपर के गोदाम में लाखों की हुई चोरी की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और बदमाशों को पकड़ने में जुट गई है। देशवासियों के लिए अच्छी खबर है। मानसून जल्द ही दस्तक देने वाला है। अगले 1-2 दिन में इसके केरल पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने पहले भी मानसून के 5 जून तक केरल पहुंचने की संभावना जताई थी। केरल के बाद 1-2 दिन के अंदर ही मानसून देश के ऊपरी राज्यों में भी दस्तक देगा। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल सामान्य से कम मानसून रहने की उम्मीद है और बारिश 95% रहने का अनुमान है।